राजमहल के विशाल आंगन में हवा में चंद दिव्य धूप की किरणें बिखरी हुई थी और संगमरमर की सतह पर हल्की सी ठंडी ठंडक पड़ रही थी। अकबर का दरबार आज भी वैसा ही गुलजार था। रंग बिरंगी टोपी, सोने चांदी की चमक और दूर से आती हुई तबला ढोल की धीमी थाप। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसा कि बाद में सभी मुगल दरबार के बारे में कहने लगे। उस दिन बीरबल ने एक ऊंट के साथ ऐसी चाल चली कि दरबार पर बैठे लोग हंसते हैरान होते होते सोच में पड़ गए। किसी ने ऊंट का नाम रखा था नूरानी। ऊंट बड़ा था, लंबे लंबे पंथों जैसा ऊंचा सिर और भूरे पीले बालों की जाति जिसमें सफेदी की हल्की सी चमक थी। नूरानी जिला के मवेशी ठेकेदार की संतान थी, पर किस्मत ने उसे कहीं और पहुंचाया। बाजार के एक दिन उसने ठेठ लोकनृत्य के तालों पर खूब नाच दिखाया और उस नाच की खबर इतनी दूर तक उठी कि एक व्यापारी ने उसे इकट्ठा कर लिया और देवबंद के पास ले जाकर महल में दिखाने का विचार किया। बात जब अकबर के कान तक पहुंची तो रियासत की रोचकता के लिए उन्हें भी नया तमाशा देखना अच्छा लगा। एक मजेदार पक्ष ये भी था कि नूरानी उसे जोड़तोड़ से सीखने का शौक रखता था। वो सिर्फ चलकर ही संतुष्ट नहीं होता था। उसकी आंखों में कुछ अलग समझ और शरारत दोनों झलकते थे। अकबर ने दरबार बुलाया। आज कुछ नया सुनने पाने का मन है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में वही गूढ़ मुस्कान थी जिससे दरबार के लोग अक्सर कांप जाते थे। बीरबल, जो हमेशा किसी न किसी चतुर योजना के साथ आते, आज भी अपनी सरलता भरी आंखों के साथ खड़े थे। उनकी बातें अक्सर हल्के व्यंग्य में छिपी सूझबूझ दिखाती थी। साहब, बीरबल ने कहा, जहां आपकी इच्छा वहां मनोरंजन, पर मैं चाहूंगा कि उस जानवर से नाच सिखाने वालों का सिरमौर कौन है, पहले हम सत्य जानते। आसन पर बैठे मंत्री और सौदागर उत्सुकता से कान खड़े किए थे। बाजार से लाए गए ऊंट के सामने एक बड़ा सा छुपा झुंड खड़ा था। कुछ लोग उससे डरते, कुछ उससे तरस खाते। ऊंट के मुंह से अजीब किस्म की हल्की सी आहटें निकल रही थी, मानो वो किसी संगीत की प्रतीक्षा कर रहा हो। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा। ऊंट की आंखें मनुष्य जैसी चमक लिए थी और वह मानो किसी बात का इंतजार कर रहा हो। हम पहले उसकी क्षमता परख ले, बीरबल ने कहा, और उन्होंने एक छोटा सा संकेत किया। तबले की धीमी ताल बजने लगी और एक लोक गायक ने मस्ती भरी धुन पर गाना शुरू किया। जैसे ही हवा में सुर बंटे, नूरानी ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरे पर अपने लंबे पैरों को थिरकाया। दरबार चौंक गया। ऊंट ने वाकई नृत्य किया, मगर उसकी चाल में कुछ अलगपन था। वो मानव नृत्य का अंकन नहीं कर रहा था, बल्कि माटी की खुशबू सुनकर, ताल का जिक्र मानकर अपनी ही भाषा में थिरक रहा था। भीड़ में से एक मंत्री बोला, ये तो अद्भुत है, इसे इनाम दो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इनाम आसानी से नहीं, पहले पता करो कि ये नृत्य सच है या कोई छल। बीच में एक रईस आदमी चढ़ आया, अपने हाथों में चमकदार नक्शे और चमड़े के बैग लिए। वो बाजार का व्यापारी ही था जिसने ऊंट लाया था। उसने बड़ी नाटकीय आवाज में कहा, महामहिम, ये ऊंट मेरे लिए लाखों का दाव है। मैं इसे अपने तमाशे के लिए तैयार किया है। इसे बेच दो और मुनाफा कमाओ। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में सवाल पनप रहे थे। उन्हें शक था कि शायद ये ऊंट किसी तरह की चाल सिखाने वाला कलाकार है या फिर गुप्त रूप से पकड़ा हुआ कोई जानवर है जिससे शो बनना चाह रहा है। बीच बीच में दरबार पर राजनीति उभर आती। कुछ लोगों को यह पसंद था कि अकबर हर नई चीज को अपनाए। कुछ लोग सच की चाहत में झूठ को पकड़ने में मग्न रहते। बीरबल ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने व्यापारी से कहा, क्या ये ऊंट स्वाभाविक रूप से नाचता है या तुमने उसे किसी विशेष दवा से या किसी तरह की प्रैक्टिस से प्रशिक्षित किया है? व्यापारी ने आंखें चमकाई और कहा, साहब, मैं मजदूर नहीं हूं कि ये बताओ, पर सच ये है कि ऊंट की कशिश अजीब है। ये भी मानव की तरह सीख लेता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है,
हमें ये परीक्षण करके देखना है कि ऊंट का नृत्य स्वाभाविक है या नहीं। बीज का परीक्षण शुरू हुआ। बीरबल ने अचानक बाजार के सादे एक छोटे से बच्चा को बुलाया, जो ऊंट के पास आया और बिना किसी दिए या टोकन के ऊंट के चरणों को छूकर बोला, नूरानी, तू नाच दिखा। ऊंट ने बच्चे की तरफ देखा, जैसे पहचान ली हो, और अचानक एक नई थकी चाल चली। नूरानी ने अपने लंबे पैरों से छोटे छोटे लयबद्ध कदम उठाए, फिर अपनी गर्दन को लहराया और बच्चे के सामने नाच कर दिखाया। बच्चे की आंखों में खुशी की चमक पड़ी और उसने ताली बजाई। बीरबल ने देखा, ऊंट का नृत्य जितना खूबसूरत था उतना ही जानी पहचानी भी नहीं। अकबर ने पूछा, क्या ये ऊंट खास तरह के संगीत पर नाचता है? बीरबल ने कहा, जांच करूंगा। उन्होंने ताल बदलवाई, धीमी, फिर तेज, फिर बांसुरी की मीठी धुन। हर बार ऊंट कुछ नया करता, कभी सिर झटकाकर, कभी पैरों की चाल बदलकर। ऐसा नहीं था कि ऊंट किसी तरह की निर्देशित मशीन की तरह चल रहा था। उसकी चाल में आत्मा थी, मानो वो अपने भीतर से किसी कहानी को नाचकर सुनाना चाहता हो। बीरबल की सूझबूझ ने उन्हें सोचना सिखाया। क्या ऊंट किसी गुप्त स्मृति या किसी पुराने संस्कार का वाहक था? बाद में बीरबल ने विस्तार से पूछताछ की। व्यापारी ने बताया कि ऊंट का नाम पहले भी कुछ लोगों में गूंजता रहा, पर कोई उसकी असलियत नहीं जान पाया। उसने कहा कि ऊंट को राजमार्ग के किनारे एक अज्ञात साधु ने माल दिया था और उसे कुछ दिनों में तमाशे की शिक्षा मिल गई। पर बीरबल को ये सब बातें संदिग्ध लगी। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ और ही राज छुपा है। बीरबल ने सुझाव दिया कि ऊंट के साथ शहर के मृदंगियों और नर्तकों को भेजा जाए कि वे ऊंट के पुराने स्थल पर जाकर पता लगाएं कि वहां कोई साधु है या नहीं। एक छोटी टीम भेजी गई और कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। ऊंट वास्तव में एक छोटे से गांव से आया था, जहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी। लोग कहते थे कि उस महिला को करिश्माई कहा जाता था। बीरबल ने उस बुजुर्गन से मिलने का निश्चय किया। वो महिला एकांत में रहती, पर उसके चेहरे पर गहराई और प्यारी सी सादगी थी। उसका नाम था बाकुली, और उसने कहा कि नूरानी को उसने बचपन से ही अपनी पपीली बाहों में पाला है। ऊंट को नाचना मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैंने उसे गीत सिखाए, उसने बताया। जब मैं गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, मैं गीत गाती और नूरानी करहासी करके बैठता और मेरे गीत की ताल में थिरकता। उसकी इस बात ने बीरबल की जिज्ञासा और बढ़ा दी। बाकुली कहती, ये ऊंट मंदिर के पास अक्सर आता था। वहां एक पुराना देवता था, जिसकी पूजा मिट्टी और रेत के साथ होती। ऊंट ने कई बार सुन लिया कि पुराने लोग रेत पर थिरकते और देवता को नमन करते। वो सब उस पर बैठा रहा। बीरबल ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि इस कहानी में मानवीय भावनाओं की उपस्थिति है। नूरानी ने नृत्य को मनोभावों से सीखा था। ये नाच सिर्फ आदेशाधारित नहीं था, इसमें स्मृति और संदर्भ थे। बीरबल को यह बात पसंद आई, क्योंकि यह दर्शाती थी कि सच्चाई अक्सर सरल लोगों और उनकी रोजमर्रा की यादों में छुपी होती है, न कि दरबार की चमक दमक में। जब यह बात वापस महल में पहुंची, तो अकबर ने आदेश दिया कि नूरानी को किसी तरह के परिश्रम या धमकी से नहीं छेड़ा जाए। उसे सम्मान और प्रेम से पेश आओ। पर व्यापारी को लालच ने फंसा दिया। उसने ऊंट की साख देखी और उससे अधिक कमाना चाहा। उसने ऊंट को महल में कई बार दिखाकर फायदा उठाया, पर बीरबल ने देखा कि ऊंट पर अब एक भारी बोझ सा था। भीड़, शोर और लालच ने उसके भीतर की सहजता को छीन लिया था। बीरबल ने ठान लिया कि वो ऊंट को उसी तरह की आजादी और आत्मीयता दिलवाएगा जैसी उसने गांव में पाई थी। एक शाम बीरबल महल के किचन से निकले। वहां वे अक्सर जाकर लोगों से बातें करते थे और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने महल के नर्तकों को बुलाया और कहा, आप सब ऐसे नाच सिखाते हो कि लोग तारीफ करें, पर क्या आपने कभी सोचा है कि नृत्य कैसे किसी जीव की आत्मा को गले लगाता है? नर्तक हंसे, पर बीरबल ने अपनी तीखी बात से उन सबको प्रभावित किया।
हम इस ऊंट की कहानी को वहीं से लाए जहां उसने ये सब सीखा, उसके गांव से। हमें उसे यादें लौटानी होंगी। बीरबल ने महल में एक शांत प्रांगण चुना जहां मिट्टी और रेत की एक छोटी सी कतार बनाई गई। उन्होंने बाजार से सस्ते ढोल, बांसुरी और एक पुरानी हारमोनियम मंगवाया। फिर उन्होंने ऊंट के लिए कुछ परिचित गीतों की धुनें दोहरवाई, वही धुनें जो बाकुली गायिका करती थी। जैसे ही धुनियों की कोमलता हवा में घुली, नूरानी के चेहरे पर पहले जैसी सहजता लौटी। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया और पैरों से वो चाल निकालने लगा। पर इस बार उसकी चाल में मानो उसके भीतर के सांसों की कथा भी घुली थी। बीरबल के चेहरे पर संतोष की रेखाएं उभरी। पर मजा अभी पूरा नहीं हुआ था। व्यापारी ने इस सब पर भड़क कर देखा कि उसका व्यापार घट रहा है और उसने ऊंट के साथ चढ़ाई करने का षड्यंत्र रचा। उसने कुछ ठगों को साथ मिलाकर नूरानी को रात में खींचने की योजना बनाई ताकि ऊंट से फिर से तमाशा करवाकर मुनाफा कमाया जा सके। पर बीरबल ने पहले ही उसकी चाल को समझ लिया था। उन्होंने खुद कुछ ऐसे संकेत छोड़ रखे थे जिनसे ऊंट डर न जाए। पर ठगों ने पकड़ा और ऊंट को उठा ले गए। जब बीरबल ने यह सुना तो उनकी आंखों में गहरी चिंता हुई, पर वे घबराए नहीं। उन्होंने दरबार के कुछ विश्वसनीय सिपाहियों को चुपके से भेजा और व्यापारी के चमकदार घर के सामने जा पहुंचे। व्यापारी ने ऊंट बेचने की धमकी दे रखी थी, पर बीरबल ने सौम्यता से पहले उसे समझाया कि नूरानी जिंदगी नहीं है सिर्फ मनोरंजन के लिए। तुम्हारे लिए ये पैसा है, पर नूरानी के लिए ये उसकी पहचान है। व्यापारी ने अकड़ दिखाई, पर बीरबल की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी कि धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि उसके हाथ में जो चमक थी वो अपनी असलियत खो चुकी थी और उस चमक के पीछे उसका दिल सूख गया था। व्यापारी की आंखों में बाद में कुछ नरमी आई। उसने ऊंट को छोड़ दिया और कहा, मैंने सोचा था कि मैं अमीर बन जाऊंगा, पर तुम सही कह रहे हो। नूरानी वापस गांव लौटा। बाकुली ने उसे देखकर आंसू बहाए। नूरानी ने भी अपने बड़े से सिर को झुकाकर उन्हें नमन किया। गांव में फिर वही मधुरता लौट आई। बच्चे फिर से उसके चारों ओर नाचते और ऊंट के कदमों की थाप पर खेलते। बीरबल ने जब ये सुना तो उन्हें गहरा सुकून मिला। वे जानते थे कि सच्ची कला और सच्ची खुशी हमेशा अपने घर लौट आती है। इस कहानी का संदेश महल के किसी बड़े बड़े भाषण में नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी में, बच्चों की हंसी में और बाकुली की आंखों की चमक में बस गया था। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ करते हुए कहा, सच्ची बुद्धि वही है जो चीजों की आत्मा को समझे, न कि केवल उनकी चमक को। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, साहब, ऊंट नचा था क्योंकि उसने प्यार और यादों की ताल सीखी थी। हमें उसे पुनः वही ताल देनी थी। समय के साथ नूरानी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग आने लगे कि वो ऊंट जो नाचता था और जिसने लगबीली की धुनों में अपना आत्म साक्षात्कार पाया। कुछ लोग आते और कहते कि उन्होंने नूरानी को महल में देखा है, पर अब वो वापस गांव में था, अपने बच्चों के बीच, और उसकी चालों में अब और भी गहराई आ चुकी थी। न केवल नृत्य, बल्कि जीवन का आनंद। लोग कहते कि जब कोई शरारती बच्चा रेत पर खेलकर बेताब होता, नूरानी वहां आकर अपनी गर्दन लहरा देता और बच्चे उस ताल पर खेलते हुए खुश होते। उसकी चालें केवल मनोरंजन नहीं थी, वे एक प्रकार का स्मरण थी, एक ऐसा गीत जो उसे और आसपास के लोगों को अपने अतीत से जोड़ता था। कभी कभी बीरबल महल से निकलकर उस गांव आते और चुपके से बैठे देख लेते। नूरानी के कदमों की ताल पर गांव के बुजुर्ग हंसते और बच्चे खेलते। वो देखकर खुशी के आंसू छिपा नहीं पाते। अकबर भी एक बार वहां आए और बाकुली की साधारण मेज पर बैठकर चाय पी। उन्होंने कहा, ये गांव और ये ऊंट मुझे याद दिलाते हैं कि राज केवल शाही अधिकार और शोभा से नहीं, बल्कि लोगों की सादगी, उनके गीतों और स्मृतियों से बनता है। कई साल बीत गए, नूरानी बूढ़ा हुआ, पर उसकी चालों में वो वही स्नेह बचा रहा,
वो अब बच्चों को नाच सिखाता, नृत्य नहीं बल्कि ताल और धुन का महत्व समझाता। लोग उसके पास आकर कहते कि उसने हमारी आत्माएं हिला दी। बाकुली ने अक्सर कहा, मैंने उसे पाला था, पर उसने मुझे भी निखारा। उसने हमें सिखाया कि हम अपने गीतों के सहारे जीवन को फिर से जिए। यहां तक कि जब गांव में कोई नया व्यापारी आया तो उसने भी पहले ऊंट की मर्यादा देखी और फिर किसी काम की लालच नहीं की। वो जान गया कि कुछ चीजें उन पैसों से ऊपर हैं और उनका सम्मान करना जरूरी है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने केवल एक ऊंट को बचाया नहीं बल्कि गांव के संस्कारों को फिर से जगाया। और इस प्रकार एक सरल सी घटना, एक ऊंट का नाच, दरबार और गांव दोनों के बीच एक पुल बन गया। आखिर में सभी ने यही माना कि जिंदगी की असली खूबसूरती उन छोटे छोटे मोतियों में तमाम रहती है, जैसे ऊंट की एक चाल, एक गांव की धुन और एक बूढ़ी औरत की कहानी। बीरबल ने फिर से सिखाया कि समझदारी का मतलब सिर्फ किताबों की सूझबूझ नहीं बल्कि दिल की आवाज सुनना भी है। नूरानी का नाच हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और कला हमेशा आवाज में नहीं बल्कि उसे सुनने वाली आत्मा में बसती है। राजमहल की प्राचीदी दीवारों पर सूरज की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी और महल की शालीना पगडंडियों पर छोटे छोटे पक्षियों की चहचहाती आवाजें मिल रही थी। मुगल शहर का सारा कारोबार जैसे अभी अभी जागा हो। बाजार की घंटियां, पहरियों की बुलाहट और दूर से आ रही नदी की हल्की सरसराहट, पर आज दरबार की हवा कुछ और ही हल्की थी। एक विचित्र बात की उम्मीद हर चेहरे पर टिकी थी। आज अकबर के दरबार में एक असाधारण विषय चर्चित था, एक मेंढक। इस एक शब्द के साथ दरबार में हलचल फैल गई थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखते, मुस्कुराहटों के बीच आश्चर्य का रंग झलकता। दरबार के किसी कोने में रईस लोग अपनी महंगी झोली समेटे बैठे थे। मंत्री अपने दाढ़ी पर सोते हुए विचारों को थामे थे और सेनापतियों ने अपने हाथों की हथेलियों में तलवारों की ठंडक महसूस की। पर बीरबल, जिसकी आंखों में हमेशा किसी कहर भीगी हुई चतुराई रहती थी, वे बिल्कुल अलग ही शांत थे। उनकी एक मुस्कान थी जिसमें उदासी भी थी और शरारत भी। जैसे ही खबर मिली कि एक मेंढक दरबार में पहुंच चुका है और उसने महल के दरबारियों से बातें की हैं, अकबर के चेहरा पर एक हल्की पर उत्सुकता उभर आई। कहो बीरबल, अकबर ने पूछ लिया, ये मेंढक क्या कर सकता है? क्या ये सचमुच बोलेगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मेंढक तो खुद अपने में रहस्य है, पर दरबार में यदि कोई जीव आता है जो सामान्य नहीं होता तो हमें पहले उसकी नीयत समझनी चाहिए। अकबर की आंखों में हमेशा की तरह वही अद्भुत चमक थी। वो उस रहस्य को देखकर खुश होते थे जो दरबार की रौनक में नई कहानी जोड़ता। ठीक है, उन्होंने कहा, आज तुम बताएंगे कि इस मेंढक की कथा क्या है। मैं चाहूंगा कि इसे सुनकर हम सीखें, और न केवल हम बल्कि पूरा शहर। खबर सही थी। उस मेंढक का नाम था फरीद। वो किसी साधारण तालाब का मेंढक नहीं था। उसकी त्वचा पर रंगों का एक अजीब सा मिश्रण था, गहरे हरे के साथ सुनहरी रेखाएं, और जब वो रोशनी में दिखता तो मानो उसका बदन चमक उठा हो। पर बात केवल रंगों तक सीमित नहीं थी। फरीद की आंखें मानवीय समझ लिए प्रतीत होती थी और उसकी आवाज में कुछ सधे हुए भाव थे, ऐसे भाव जो सुनकर किसी को भी रूह तक झकझोर दे। वो गांव के एक छोटे से तालाब से आया था जहां बुजुर्ग लोग उसे विचित्र उपदेशक कहते थे। बच्चे उसे चिल्ला चिल्ला कर पुकारते और महिलाएं उसकी कहानियों को सुनकर भोजन बनाती, पर कोई भी ये नहीं समझ पाया कि एक मेंढक कैसे इतनी समझ और बताया रखता था। वक्त के साथ ये खबर महल तक पहुंची। एक व्यापारी ने, जो अजीबोगरीब चीजों में रुचि रखता था, ने गुपचुप तरीके से फरीद को महल में लाकर अकबर को दिखाने का विचार किया। अक्सर अकबर ऐसी विचित्रताओं को देखकर नई बातें सीखते थे, पर इस बार बीरबल ने चेतावनी दी कि किसी भी जीव को केवल तमाशे के लिए न लाया जाए। प्रभु, बीरबल ने कहा, हम ये न भूलें
कि आत्माओं की भाषा केवल मानव शब्दों में नहीं रहती। कभी कभी एक छोटा सा जीव भी बड़े ज्ञान का वाहक बन जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि फरीद को दरबार में लाया जाए। एक छोटे से झोले में फरीद ला दिया गया, बच्चे की तरह कांपता हुआ, पर उसकी आंखों में संतुलन था। जैसे ही वो महल के विशाल आंगन में कदम रखा, वहां की हवा जैसे बदल गई। हल्की सी नमी, मिट्टी की गंध और उसमें कहीं से आती हुई पुरानी गाथाओं की सर्दी। दरबार के लोग फरीद की ओर देखने लगे। कुछ हंसे, कुछ चौंके और कुछ भयभीत हो उठे। पर फरीद ने शांत मुद्रा में बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों को समेट लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। बोलो फरीद, अकबर ने सहज तख्ती से पूछा, तुम क्या कहोगे? क्या तुम्हारे पास कोई संदेश है? मेंढक ने अपनी आवाज में एक धीमी पर स्पष्ट स्वर में कहा, मैं केवल एक आवाज हूं, वही जो तालाब की गहराइयों से उठती है। पर जब आप लोग सुनना चाहेंगे, तब मैं आपको वो बतलाऊंगा जो जरूरी है। दरबार में खुशी और आश्चर्य का मिश्रित शोर उठ गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये छल है, कुछ ने कहा कि ये जादू है। पर बीरबल ने अपनी आंखों से सब कुछ परखा और फिर मुस्कुरा दिया। साहब, उन्होंने कहा, आइए हम इस मेहमान को सम्मान दें और उससे पूछे कि वो किस लिए आया है। मेंढक ने सुनाया कि वो उन नन्हे सवालों का उत्तर देता है जो अक्सर बड़े लोग भूल जाते हैं, जैसे कि सच्चाई क्या है, न्याय किसका है, और क्या एक छोटा जीव किसी बड़े निर्णय को बदल सकता है। उसकी बातों में छलकती हुई सादगी और कठोरता दोनों मिलती थी। उसने कहा कि वो अक्सर गांवों के बच्चों को वो बातें सुनाता है जिन्हें बड़ों ने भूल दिया होता है। बच्चे उसकी बातों को दिल खोलकर सुनते और फिर वे अपने अपने घरों में जाकर उसे बांट देते। पर फिर भी ये प्रश्न बनी रहती कि क्या किसी मेंढक की बात दरबार की भूसी भूसी राजनीति पर भी असर डाल सकती है। दरबार में कुछ कवि उसे सुनने लगे, कुछ मंत्री उसे अपनी विचारधारा समझाने की कोशिश करने लगे और कुछ लोग उसे केवल तमाशे का हिस्सा समझकर ताली बजाने लगे। पर बीरबल ने ध्यान से देखा कि मेंढक की उपस्थिति दरबार के भीतर छुपे हुए तनावों को उजागर कर रही थी। उस दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला विचाराधीन था। एक नदी किनारे बसे गांव की सामूहिक जमीनों पर राजा के कुछ अधिकारियों द्वारा अनुचित कब्जा किया जा रहा था। उस गांव के लोगों ने न्याय के लिए दरबार का दरवाजा खटखटाया था, पर अधिकारियों के प्रभावी दावों के कारण यह मामला टलता रहा। लोगों का विश्वास न्याय पर खत्म होता जा रहा था। 20-25 साल पहले जब अकबर ने पहली बार सामुदायिक जमीन के बारे में निर्णय किया था, तो वे निर्णय इतने न्याय संगत थे कि ग्रामीणों ने राज्य के प्रति और विश्वास बढ़ाया था। पर धीरे धीरे कुछ भ्रष्ट अधिकारी लालच में आकर उन जमीनों पर कब्जा करने लगे। वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गांव के लोगों को डराते और उनसे जमीन छीन लेते। गांव के लोगों ने आंसू बहाए, पर उन आंसुओं में एक आवाज थी, आवाज जो छोटी सी थी पर गहरी थी, और वो आवाज थी फरीद की। मेंढक ने कहा कि उसे गांव की मटमैली सड़कों और वहां की रातों की चीखों की गूंज सुनाई देती है। उसने सोचा कि ये दरबार की बात है और उसे कहना चाहिए कि न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो सामर्थ्य रखते हैं, बल्कि उसके लिए भी है जो आवाज नहीं उठा सकते। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तो बताओ फरीद, हम क्या कर सकते हैं? क्या वास्तव में एक छोटे से प्राणी के शब्द लोगों के न्याय की दिशा बदल सकते हैं? मेंढक ने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली, जैसे उसने कुछ मीठा स्वाद चखा हो, और बोला, न्याय का अर्थ केवल कागजों और शासकीय आदेशों में नहीं रहता, वो धरती की सांसों में भी रहता है, उन लोगों की थकन में भी, और उन कहानियों में भी जो रात को गूंजती है। यदि आप वास्तव में न्याय चाहते हैं, तो पहले सुनिए। इन शब्दों ने दरबार पर गहरी छाप छोड़ी। कई बार वो बातें सुनी जाती थी जो उच्च कोटि की आवाजों से आती थी, पर यहां एक मेंढक ने वही कहा जो आमतौर पर बड़े बड़े विचारक देते थे। सुनो, सुनने में बरकत थी। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि ये मौका है न केवल न्याय की बात उठाने का,
बल्कि दरबार की आत्मा की परीक्षा लेने का। वे उठकर बोले, साहब, यदि हम वास्तव में न्याय चाहते हैं तो हमें गांव जाकर सुनना होगा। हमें उन लोगों की बात सुननी होगी जिन्हें दबाया जा रहा है। अकबर ने उनकी आंखों में देखकर कहा, ठीक है, पर हम इसे नाटक की तरह नहीं करेंगे। हम जाकर बैठेंगे, सुनेंगे और फिर न्याय करेंगे। कुछ महल के सेवक इस अनोखी यात्रा के लिए तैयार हुए। अकबर स्वयं गाड़ी में बैठे, बीरबल उनके पास, और मेंढक को एक छोटे से तौलिए में लपेटकर साथ रखा गया। यात्रा के दौरान लोग दरबार की इस विचित्र यात्री टोली पर टिप्पणी करते रहे। शाही दरबार में मेंढक पर अकबर मुस्कुराते रहे और बीरबल के चेहरे की शांत गंभीरता ने सबको बतलाया कि ये कोई छोटी बात नहीं है। गांव पहुंचते ही वातावरण में बदलाव आया। मिट्टी की खुशबू, धूप की गर्माहट और बच्चों की चंचल आवाजें, सब कुछ ने अकबर का मन राम भरोसे कर दिया। गांव के लोग पहले तो आश्चर्यचकित हुए कि राजा स्वयं उनका हाल जानने आए, पर फिर उनके चेहरे पर गर्व की झलक दिखी। वे गरीबी और व्यथा के बावजूद अपने जीवन में खुशियां भी पले हुए थे। खेतों की लहराती फसलें, घर की छोटी छोटी खुशियां और हल्की सी गपशप। पर फरीद ने देख लिया कि कुछ खेतों में बार बार उपज कम हो रही थी और कुछ घरों के बाहर नई दीवारें बन चुकी थी जिन पर राजा के अधिकारियों के नाम लिखे हुए थे। अकबर सबसे पहले उन वृद्धों और महिलाओं से मिले जिनके पास सबसे ठोस गवाही थी। एक बूढ़ा किसान जिसका नाम था रसूल आंखों में दुख के साथ बोला, मेरे खेतों की जमीन पिछले 3 वर्षों से धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले हमारा खेत यहां तक था, पर अब वहां एक दीवार उठने लगी है और एक अधिकारी ने तब से हमारा दावा कर लिया है। जब हमने शिकायत की तो हमें धमकियां मिली। अकबर ने गंभीरता से सुना। बीरबल ने गांव के लोगों के बीच बैठकर देखा कि किस तरह धमकियां और लालच ने उनके चेहरे पर दरारें डाल दी है। पर मेंढक फरीद, जिसको अकबर ने पास रखा था, वो लगातार गांव के बच्चों की ओर उछल कूद कर रहा था और कभी कभी उनकी गोद में समाकर बैठ जाता। बच्चों की हंसी सुनकर उसकी आंखों में नरमी आ जाती और वो छोटे छोटे किस्से बताने लगता। किस तरह उसने पानी के भीतर से रेंगते छोटे छोटे पत्थरों की कहानी सुनी, किस तरह मछलियों की नादानी देखी और किस तरह ग्रामीण रातों में अपने घर की छत पर सितारों को गिनते हैं। उसकी बातें सुनकर अकबर के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कुराहट उभर आई। ये मुस्कुराहट उस इंसान की थी जो लोगों के हृदय तक पहुंचना चाहता था। फिर केस की सुनवाई का समय आया। अकबर ने गांव के सामने सुनवाई का ऐलान किया और सभी लोगों ने अपनी बातों को स्पष्टता से रख दिया। अधिकारी, जिनके नाम पर गांव वालों ने आरोप लगाए थे, आने पर बड़े आधिकारिक अंदाज में अपना बचाव कर रहे थे। वे कहते, हमने तो बस राज्य के हित में काम किया है, ये जमीन हमारी जरूरत के अनुसार ली गई है। पर गांव वालों की आंखों में कोई झूठ नहीं था। उनकी बातों में अकबर ने वो दर्द महसूस किया जो शब्दों के परे था। बीरबल ने ध्यान से उनके बयानों को सुना और फिर कहा, हमें तबाह किए गए दस्तावेजों और गवाहों की जांच करनी होगी। सत्य का फैसला केवल अदालत के शब्दों से नहीं होता, वो लोगों के जीवन से भी परखा जाता है। तजुर्बे के साथ बीरबल ने उन पुराने नक्शों को निकाला जो महल की कमानियों में रखे हुए थे, नक्शे जिन पर गांव की सीमाएं स्पष्ट लिखी थी। उन नक्शों में वो जमीन स्पष्ट रूप से गांव की थी। साथ ही गांव के बुजुर्गों ने अपनी पुरानी कहानियों से उस जमीन के उपयोग की गवाही दी। ये सुनकर अधिकारी नितांत चुप हो गए, पर वही चुप्पी थी जो अक्सर सत्ता के लोगों की असहायता दर्शाती है जब उनके छल की परतें उखड़ने लगती है। अकबर ने न्याय का फैसला सुनाया। अधिकारी जो भी थे, उन्हें अपनी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और जिन गांव वालों की जमीन छीनी गई थी, उसे तत्काल वापस दिलाने के आदेश दिए गए। वो दिन गांव के लिए यज्ञ हो गया, जैसे किसी ने उनके सिवाय के अंधेरे को दूर कर दिया। पर कथा में सबसे अनोखी बात यह थी कि फरीद ने इस निर्णय में केवल एक छोटा सा योगदान दिया था। उसकी आवाज ने राजा को याद दिलाया
कि न्याय केवल कागजों में नहीं रहता, बल्कि उसे हर उस जीवन में देखा जाना चाहिए जो तप रहा है। यहां तक कि अधिकारी भी, जिनका लालच उन्हें अंधेरे में ले गया था, बाद में पश्चाताप करके गांव के पुनर्निर्माण में जुट गए। किसी तरह की गरिमा बचे रही और बहाल किए गए लोगों ने अपनी हंसी वापस पाली। अकबर ने गांव के प्रांगण में बैठकर लोगों के साथ खाना खाया और बीरबल ने एक गीत गुनगुनाया जो उसने अपने बाल्य मित्रों से सुना था। मेंढक फरीद बच्चों के साथ खेल उठा और उसकी छोटी कहानियां लोगों के दिलों में नए नए विचार जगा गई। पर कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। फरीद की प्रसिद्धि गांव और महल के बीच एक पुल बन गई। लोग आते और उसे सुनते, कवि उसकी कहानियों को लोक गीतों में बदलते और शिक्षक उसे बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए लाते। पर कुछ लोग इस सबका लाभ समझकर उसे फिर से विदेशों में व्यापार के लिए लेने की कोशिश करने लगे। एक बार फिर लालच की लकीर उभर आई, पर अब बीरबल और अकबर ने उन लोगों के अंदर भी सुधार दिखाया। बीरबल ने कहा, हुमंता का अर्थ केवल वृत्तियों का संचय नहीं, बल्कि उसे बांटना भी है। और अकबर ने आदेश दिया कि फरीद को सम्मान के साथ गांव में ही रहने दिया जाए और वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाया जाए जहां बच्चे आकर उसकी कहानियां सुन सके। समय बीतता गया, फरीद बूढ़ा हुआ, उसकी त्वचा के रंग फीके पड़ने लगे, पर उसकी आवाज में वही गर्माहट और सादगी बनी रही। उसने आखिरी दिनों में बच्चों को यह सिखाया कि वे प्रकृति से प्रेम रखें, उन आवाजों को सुने जो चिल्लाती नहीं पर बताती है। उसने कहा कि न्याय केवल ऊंचे स्थानों पर बैठकर नहीं दिया जाता, वो हर उस कार्य में है जहां हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। गांव वाले उसे प्यारे से श्रद्धा से याद करते। वो उनके बच्चों की तरह था, पर एक शिक्षक भी था जिसने नन्हे नन्हे सवालों के उत्तर दिए। बाद में जब कोई महल में आकर ये कहानी सुनता तो बीरबल मुस्कुरा कर कहता, याद रखिए, सबसे बड़ा चमत्कार वो नहीं होता जो आंखों को चकाचौंध कर दे, बल्कि वो होता है जो दिल को जगाए। अकबर भी अक्सर गांव आते और फरीद की कहानी सुनकर अपनी रानी के साथ हंसते हुए कहते, कभी कभी सच्चाई इतनी सरल होती है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और लोगों ने भी यही सीखा कि सच्चा न्याय, सच्ची बुद्धि और सच्चा साहस छोटी छोटी आवाजों को सुनने में है। मेंढक फरीद, जिसने कभी महल की चमक देखी थी और कभी गांव की मिट्टी में रेंगा था, वो दोनों दुनिया का एक छोटा सा सार बन गया। एक साक्ष्य कि जीवन की सबसे बड़ी बातें अक्सर सबसे नन्ही आवाजों में छिपी रहती है। कई वर्षों तक फरीद की कहानियां गाई गई। मनुष्यों ने उसे मोहब्बत से याद किया और जब वो संसार से विदा हुआ तो गांव ने उसके नाम पर हर साल एक छोटा सा मेला आयोजित किया, जहां बच्चे उसकी कहानियों को नई नई लय में सुनाते और बुजुर्ग उसकी सीखों को जीवन का हिस्सा बनाते। बीरबल, जो सदैव न्याय और समझदारी का दीपक लेकर चलते थे, ने कहा कि इस तरह की कहानियां मानवता की सच्ची विरासत है। और अकबर, जो स्वयं इंसानियत के पूज्य कर्णधार थे, उसने कहा कि एक छोटे से मेंढक ने उन्हें याद दिलाया कि राजा का कर्तव्य केवल राज्य को समृद्ध करना ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी बचाए रखना है। यही कथा सुनकर आने वाली पीढ़ियां अक्सर मुस्कुरा कर कहती कि कभी कभी एक छोटी सी आवाज, एक मामूली सा प्राणी और एक सादा सा प्रश्न, क्या आपने सुना, हमारे अंदर की बेड़ियों को तोड़ देता है। और इसीलिए अकबर बीरबल के दरबार में मेंढक की कहानी केवल एक कहावत नहीं बनी, वो एक जीता जागता उदाहरण बन गई कि कैसे सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़े सबक दे सकते हैं, बशर्ते कि हम उनके लिए अपनी सुनने की क्षमता खोल दें और उनकी बातों में छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश करें। राजमहल की दीवारों पर सुबह की सुर्ख रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी और हवाओं में जैसे किसी पुराने रहस्य की सरसराहट घुली हुई थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने कामों में मशगूल थे। हलवाई अपनी बड़ी सी कढ़ाई में घी गरमा रहे थे, तंदूर में रोटियां फूली जा रही थी और बाजार में बीन बेसुरी के बाजों के बीच दुकानदार अपनी दुकान सजाते थे। पर महल के भीतर जो हलचल थी वो सामान्य नहीं थी। अकबर का चेहरा चिंतित था
और दरबार की चुप्पी समझाती रही कि कोई बात गंभीर है। बीते कुछ हफ्तों से महल के अंदर की सूचनाएं बाहर पलक झपकते ही पहुंचने लगी थी। राज्य के छोटे बड़े निर्णय, सैनिकों के मूवमेंट्स और कुछ मामलों में बीरबल के निजी विचार भी। अकबर ने पहले इसे छोटी छोटी चुगलियों की श्रृंखला समझा, पर जब एक जासूस ने दुश्मन राज्य के एक छोटे से गढ़ पर अचानक हमला कर दिया और उसी रात जो रणनीति चली थी वो उसी क्षण बाहर के लोगों को भी ज्ञात हो गई, तब शक की लकीरें गहरी हो गई। राजकीय दस्तावेजों के साथ साथ महल की बातों का कुआं किसने खोला है, ये प्रश्न अकबर की आंखों में जलता सुलगता रह गया। अकबर ने दरबार में बैठकर सबसे पहले बीरबल की तरफ देखा। वो दरबार के ही वो शख्स थे जिनकी सूझबूझ और तिकड़म ने पहले भी कई उलझनों को सुलझाया था। बीरबल, जिनकी हंसी के पीछे अक्सर एक तेजमन बुद्धि छिपी रहती थी, सहजता से उठे और बोले, साहब, जब भी किसी महल में सूचनाएं चुगलियों की तरह फैलती है तो समस्या दो तरह की होती है। एक, कोई बाहरी जासूस है जो हमारी बेवजह की बातों को सुनकर बाहर पहुंचाता है, और दूसरी, हमारे भीतर कोई ऐसा है जो जानबूझकर बातें छोड़ रहा है। लेकिन अक्सर असली दिक्कत इन दोनों का मिलाजुला रूप होता है। अकबर ने कहा, हमें कारण खोजना होगा, पर शांत तरीके से, किसी को फौरन दोषी न ठहराया जाए। बीरबल ने सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में पहले से ही योजना का बिया अंकुरित था। साहब, उन्होंने कहा, मैं एक परीक्षण चाहता हूं, कोई तेजतर्रार चाल, लेकिन परमानंद नहीं, बल्कि वो चाल जो दिखती नहीं पर असर करती है। हमें जासूस को तले में तलाशना होगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तले? तले कहकर तुम किसका इशारा कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, साहब, महल में कई ऐसे स्थान हैं जहां आवाजें और खबरें बिना किसी शोर के घटती हैं। रसोई की गरम गरम कढ़ाइयां, चश्मों के नीचे छुपी टिकटिक, और तो क्या किसी ने कभी सोचा है कि सूचनाएं न केवल कानों से बल्कि भोजन के जरिए भी पहुंचाई जा सकती हैं? अकबर ने उनकी बात पर ध्यान दिया, पर उनकी रुचि और अधिक जग गई। तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा, हम एक जाल बिछाएंगे। महल की रसोई में एक तला, एक खास पकवान तैयार होगा, पर इस पकवान के बारे में केवल 2-3 लोगों को पता होगा। फिर हम देखेंगे कि कौन बिना पूछे ही उस खबर को बाहर फैला देगा। जासूस को पकड़ना मुश्किल नहीं अगर वो खुद ही अपनी पूंछ दिखाने लगे। अकबर को बीरबल का ये तरीका भाया, सरल पर गहरी सूझबूझ से भरा। उन्होंने तुरंत 3 विश्वसनीय मकानदानों को आदेश दिया, रसोई का मुखिया, बीरबल और स्वयं कुछ विश्वसनीय सेवक। रसोई में खास पकवान के बारे में केवल एक छोटा सा समूह जानता था और उस खबर को जानने वालों की संख्या सीमित रखी गई। पर थोड़ी ही देर बाद एक भंवरसी तरह महल में खबर की एक नजर दिखाई दी कि राजा कल की रात विशेष तले का स्वाद चखेंगे, और वो खबर तुरंत शहर के कुछ कोने में पहुंच गई। यहां से शक पक्का हो गया। जानकारी कैसे बाहर आई? बीरबल ने अगले दिन चुपके से रसोई के कर्मचारियों की छबीन शुरू की। वे रसोई के कोनों में बैठे, देखे कि किससे गुप्त बातें निकलती हैं, पर कोई साफ सुराग नहीं मिला। पर बीरबल ने उन सबको कमजोर समझते हुए यह भी ध्यान रखा कि सर में जासूस जरूरी नहीं कि वो महंगी पोशाक पहने, वो साधारण मजदूर भी हो सकता था, या कोई जानकार जो बारिश के दिन बाहर बैठकर चाय बेचता हो। उनकी सूझबूझ ने उन्हें एक अनोखा इलाका दिखाया। महल के बाहर बसे छोटे छोटे व्यापारी, जिनसे महल के सेवक अक्सर दिन में मिलते, वहां से किसी को लेकर कोई संदेश बाहर भेजा जा सकता था, पर फिर भी स्पष्ट सबूत नहीं मिला। रात हुई तो बीरबल ने अपनी अगली योजना लागू की। उन्होंने महल के कुछ छोटे से त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों को जानबूझकर खुला छोड़ दिया। उनमें कुछ मामूली पर सुस्पष्ट बातें लिखी थी, जैसे कि अगले हफ्ते के कुछ संबंध और कुछ छोटे से हथियारों की आवाजें। इन दस्तावेजों का लक्ष्य था जासूस की प्रवृत्ति परखना। क्या कोई इसे उठाकर बाहर निकलेगा? पर आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन दस्तावेजों की खबर अगले ही दोपहर बाजार तक पहुंच गई, और साथ ही एक और जटिल बात उजागर हुई।
किसी ने महल की छिपी हुई आवाजों का प्रयोग करके सूचनाएं बाहर भेजने का एक तरीका निकाल लिया था। वो तरीका था खाना। बीते दिनों से बाजार में एक नया तरह का पका हुआ नमकीन बिक रहा था, जिसे महल के लोगों की चटपटी पसंद ने जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। उस नमकीन का नाम कुछ विशेष था, तलिया, और वो किसी तंदूरी चिप्सा जैसा तला हुआ पैटा था, जिसमें मसाले ऐसे घुले होते थे कि हर एक कौर के साथ एक नई खबर जुड़ जाती थी। लोगों की जुबान पर यह बात थी कि किस तरह तलिए के बनाते वक्त उसमें कुछ सुनसान संदेश भी छुपे होते थे। पर यह कैसे हो सकता था? बीरबल ने तुरंत तलिए के बनावट और बिकने की पद्धति की तह तक जाना चाहा। उन्होंने देखा कि तलिया बनाने वाली जगह महल के पास ही एक छोटी सी दुकान थी, जहां एक बूढ़ा हलवाई रोज सुबह नाश्ते के लिए आटा गूंथता और तलिया तलता था। उस हलवाई का नाम था हाजी गुलाम, और वो लगभग हर सेवा के आदमी को जानता था। बीरबल ने खुद रूप बदलकर हलवाई की दुकान में जाकर बैठना उचित समझा। वो अक्सर ऐसा करते थे, गुप्तचर की तरह, पर खेल की तरह। उन्होंने देखा कि हाजी गुलाम हर सुबह महल से आने वाले कुछ सेवक से छोटी छोटी बातें करता। कभी कभी उसकी टोकरी में कुछ ऐसे पत्ते भी मिलते जिन पर तेज तर्रार कुछ अक्षर लिखे होते, अजीब भाषा में, जैसे संकेत हो। बीरबल की सूझबूझ ने कहा कि अब बात गंभीर है। ये केवल ताजा खबरों की बात नहीं, बल्कि सूचना व्यापार का एक पूरा करला था। बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने महल में ये शोर मचवाया कि अगले हफ्ते कुछ बड़े खरीदार महल आएंगे और उनके लिए तलिए की खास पैकिंग होगी। इस बात की जानकारी हाजी गुलाम तक पहुंची और उसने हर संभव माध्यम से अपने रखवालों को तैयार कर लिया। पर बीरबल की चाल के मुताबिक महल की एक निश्चय परत अभी भी छूटी हुई थी। वो थी एक छोटी सी तीसी बात जिसे केवल बहती हवा ही जानती थी। अगली योजना के अनुसार बीरबल ने महल के कुछ दस्तावेजों में दो तरह की जानकारियां रखी, एक सही और एक जाली। सही जानकारियों के साथ कुछ नाम और स्थान थे। जाली जानकारी में एक खास नाम तलयू बार बार लिखा हुआ था, जो वास्तविकता में कोई भी नहीं था। यदि ये नाम बाहर आया तो समझना आसान होता कि किसने जानकारी लीक की। कुछ दिनों के भीतर खबर बाहर आ गई। तलयू की चर्चा बाजार में चल पड़ी और उसी रात बीरबल के मन में वो शक पुष्ट हुआ जिसे वो जानता था। महल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो खाना बनवाने के नाम पर सूचनाओं का व्यापार कर रहा था। पर सवाल था, वो कौन था और क्या उसकी पकड़ के साथ महल की गरिमा या किसी निर्दोष का नुकसान भी संभव था? बीरबल को यह सोचकर घबराहट हुई। उनकी सूझबूझ कहती थी कि यह खेल इतना सरल नहीं था। इसमें कई लोग शामिल हो सकते थे, हलवाई, कुछ सेवक, बाजार के कुछ व्यापारी और शायद कोई जोश में आया अधिकारी भी। बीरबल ने धीमे धीमे इस जाल को कसना शुरू किया। उन्होंने हाजी गुलाम के साथ गहरी दोस्ती की, उसके साथ सुबह चाय पी, उसके पुराने किस्से सुने और बच्चों के साथ खेला। हाजी गुलाम को बीरबल की सुलझी हुई मनोवृत्ति और उनके सहज व्यवहार ने आकर्षित किया। उसने धीरे धीरे अपने दिल की बातें खोल दी। उसने कहा कि वो महल से चोरी नहीं करना चाहता था, पर कभी कभी पैसे की जरूरत और कुछ दबाव उसे मजबूर कर देते थे। बीरबल ने उसके दुख को समझा और कहा, हाजी, हर किसी के पास एक वजह होती है, पर वजह से जुर्म सच्चा नहीं सिद्ध होता। हम तुम्हें संरक्षण देंगे, पर साथ ही सच का सामना भी करना होगा। हाजी गुलाम की आंखों में लज्जा और डर दोनों थे। उसने बताया कि एक रात कुछ अंधेरे साए आए और उसे राजकीय दस्तावेजों के बारे में संकेत दिए। यदि वो महल के कुछ खास पकवानों में कुछ संदेश छुपा दे तो बदले में उसे भरपाई का वादा किया गया। उस अंधेरे साए ने उसे भरा भराया फरमान दिया। ये वही अंधा व्यापार था जो छोटे छोटे संकेतों को बड़े नुकसान में बदल देता था। हाजी ने कहा कि उसने शुरुआत में सोचा था कि वो केवल छोटी छोटी बातें बेच रहा है, पर धीरे धीरे खबरें बढ़ी और वो खुद डर गया। उसने पांव धरकर कहा, मैं वापसी करना चाहता हूं, पर डरता हूं
कि कौन मुझे छोड़ेगा। बीरबल ने उसकी बात सुनी और कहा, हाजी, डर से बड़े काम नहीं होते, पर डर का सामना करने से हमारी असल ताकत प्रकट होती है। यदि तुम सच बताएंगे और हमें वो सब साबित करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें बचाने का प्रबंध करूंगा। पर एक शर्त है, तुम सिर्फ सच बताओगे, कोई बहाना नहीं। हाजी ने नम आंखों से हामी भरी। उस रात उसने बेइंतहा रोया उस अपार दुख पर जिसका भार उसने अपने सीने पर छुपाए रखा था। हाजी गुलाम के सहयोग से बीरबल ने और गहराई से छानबीन की। उन्होंने देखा कि हर सूचना के पीछे एक नाम बार बार आता, शेख अमीर। एक ऐसा नाम जो महल के कुछ बाहरी चक्करदार लोगों के बीच प्रसिद्ध था। शेख अमीर का एक छोटा सा तंबाकू का व्यापार था और वो छोटे छोटे संदेशों के आदान प्रदान में माहिर था। पर बीरबल को समझ था कि केवल शेख अमीर ही सब कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे शायद कोई बड़ा सर था, कोई ऐसा जिसने महल की खामियों को भांप लिया था और उनका लाभ उठाया था। बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने दरबार में खुलेआम ये कहा कि अब माहौल बदल गया है, यदि कोई सचेत न हुआ तो सजा अपरिहार्य होगी। कुछ लोगों ने उसे आलोचना की तरह सुना, पर कुछ घबराए भी। बीरबल की चाल काम कर रही थी। लोगों के चेहरे बदल रहे थे और भय की एक हल्की सी धुंध महल पर। रात हुई तो बीरबल ने अपनी अगली योजना लागू की। उन्होंने महल के कुछ छोटे से त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों को जानबूझकर खुला छोड़ दिया। उनमें कुछ मामूली पर सुस्पष्ट बातें लिखी थी, जैसे कि अगले हफ्ते के कुछ संबंध और कुछ छोटे से हथियारों की आवाजें। इन दस्तावेजों का लक्ष्य था जासूस की प्रवृत्ति परखना। क्या कोई इसे उठाकर बाहर निकलेगा? पर आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन दस्तावेजों की खबर अगले ही दोपहर बाजार तक पहुंच गई और साथ ही एक और जटिल बात उजागर हुई। किसी ने महल की छिपी हुई आवाजों का प्रयोग करके सूचनाएं बाहर भेजने का एक तरीका निकाल लिया था। वो तरीका था खाना। बीते दिनों से बाजार में एक नया तरह का पका हुआ नमकीन बिक रहा था, जिसे महल के लोगों की चटपटी पसंद ने जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। उस नमकीन का नाम कुछ विशेष था, तलिया, और वो किसी तंदूरी चिप्सा जैसा तला हुआ पैटा था, जिसमें मसाले ऐसे घुले होते थे कि हर एक कौर के साथ एक नई खबर जुड़ जाती थी। लोगों की जुबान पर यह बात थी कि किस तरह तलिए के बनाते वक्त उसमें कुछ सुनसान संदेश भी छुपे होते थे। पर यह कैसे हो सकता था? बीरबल ने तुरंत तलिए के बनावट और बिकने की पद्धति की तह तक जाना चाहा। उन्होंने देखा कि तलिया बनाने वाली जगह महल के पास ही एक छोटी सी दुकान थी, जहां एक बूढ़ा हलवाई रोज सुबह नाश्ते के लिए आटा गूंथता और तलिया तलता था। उस हलवाई का नाम था हाजी गुलाम और वो लगभग हर सेवा के आदमी को जानता था। बीरबल ने खुद रूप बदलकर हलवाई की दुकान में जाकर बैठना उचित समझा। वो अक्सर ऐसा करते थे, गुप्तचर की तरह, पर खेल की तरह। उन्होंने देखा कि हाजी गुलाम हर सुबह महल से आने वाले कुछ सेवक से छोटी छोटी बातें करता। कभी कभी उसकी टोकरी में कुछ ऐसे पत्ते भी मिलते जिन पर तेज तर्रार कुछ अक्षर लिखे होते, अजीब भाषा में, जैसे संकेत हो। बीरबल की सूझबूझ ने कहा कि अब बात गंभीर है। ये केवल ताजा खबरों की बात नहीं, बल्कि सूचना व्यापार का एक पूरा करला था। बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने महल में ये शोर मचवाया कि अगले हफ्ते कुछ बड़े खरीदार महल आएंगे और उनके लिए तलिए की खास पैकिंग होगी। इस बात की जानकारी हाजी गुलाम तक पहुंची और उसने हर संभव माध्यम से अपने रखवालों को तैयार कर लिया। पर बीरबल की चाल के मुताबिक महल की एक निश्चय परत अभी भी छूटी हुई थी। वो थी एक छोटी सी तीसी बात जिसे केवल बहती हवा ही जानती थी। अगली योजना के अनुसार बीरबल ने महल के कुछ दस्तावेजों में दो तरह की जानकारियां रखी, एक सही और एक जाली। सही जानकारियों के साथ कुछ नाम और स्थान थे। जाली जानकारी में एक खास नाम तलयू बार बार लिखा हुआ था, जो वास्तविकता में कोई भी नहीं था। यदि ये नाम बाहर आया तो समझना आसान होता कि किसने जानकारी लीक की।
कुछ दिनों के भीतर खबर बाहर आ गई। तलैयु की चर्चा बाजार में चल पड़ी और उसी रात बीरबल के मन में वो शक पुष्ट हुआ जिसे वो जानता था। महल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो खाना बनवाने के नाम पर सूचनाओं का व्यापार कर रहा था। पर सवाल था, वो कौन था और क्या उसकी पकड़ के साथ महल की गरिमा या किसी निर्दोष का नुकसान भी संभव था? बीरबल को यह सोचकर घबराहट हुई। उनकी सूझबूझ कहती थी कि यह खेल इतना सरल नहीं था। इसमें कई लोग शामिल हो सकते थे, हलवाई, कुछ सेवक, बाजार के कुछ व्यापारी और शायद कोई जोश में आया अधिकारी भी। बीरबल ने धीमे धीमे इस जाल को कसना शुरू किया। उन्होंने हाजी गुलाम के साथ गहरी दोस्ती की, उसके साथ सुबह चाय पी, उसके पुराने किस्से सुने और बच्चों के साथ खेला। हाजी गुलाम को बीरबल की सुलझी हुई मनोवृत्ति और उनके सहज व्यवहार ने आकर्षित किया। उसने धीरे धीरे अपने दिल की बातें खोल दी। उसने कहा कि वो महल से चोरी नहीं करना चाहता था, पर कभी कभी पैसे की जरूरत और कुछ दबाव उसे मजबूर कर देते थे। बीरबल ने उसके दुख को समझा और कहा, हाजी, हर किसी के पास एक वजह होती है, पर वजह से जुर्म सच्चा नहीं सिद्ध होता। हम तुम्हें संरक्षण देंगे, पर साथ ही सच का सामना भी करना होगा। हाजी गुलाम की आंखों में लज्जा और डर दोनों थे। उसने बताया कि एक रात कुछ अंधेरे साए आए और उसे राजकीय दस्तावेजों के बारे में संकेत दिए। यदि वो महल के कुछ खास पकवानों में कुछ संदेश छुपा दे तो बदले में उसे भरपाई का वादा किया गया। उस अंधेरे साए ने उसे भरा भराया फरमान दिया। ये वही अंधा व्यापार था जो छोटे छोटे संकेतों को बड़े नुकसान में बदल देता था। हाजी ने कहा कि उसने शुरुआत में सोचा था कि वो केवल छोटी छोटी बातें बेच रहा है, पर धीरे धीरे खबरें बढ़ी और वो खुद डर गया। उसने पांव धरकर कहा, मैं वापसी करना चाहता हूं, पर डरता हूं कि कौन मुझे छोड़ेगा। बीरबल ने उसकी बात सुनी और कहा, हाजी, डर से बड़े काम नहीं होते, पर डर का सामना करने से हमारी असल ताकत प्रकट होती है। यदि तुम सच बताएंगे और हमें वो सब साबित करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें बचाने का प्रबंध करूंगा। पर एक शर्त है, तुम सिर्फ सच बताओगे, कोई बहाना नहीं। हाजी ने नम आंखों से हामी भरी। उस रात उसने बेइंतहा रोया उस अपार दुख पर जिसका भार उसने अपने सीने पर छुपाए रखा था। हाजी गुलाम के सहयोग से बीरबल ने और गहराई से छानबीन की। उन्होंने देखा कि हर सूचना के पीछे एक नाम बार बार आता, शेख अमीर, एक ऐसा नाम जो महल के कुछ बाहरी चक्करदार लोगों के बीच प्रसिद्ध था। शेख अमीर का एक छोटा सा तंबाकू का व्यापार था और वो छोटे छोटे संदेशों के आदान प्रदान में माहिर था। पर बीरबल को समझ था कि केवल शेख अमीर ही सब कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे शायद कोई बड़ा सर था, कोई ऐसा जिसने महल की खामियों को भांप लिया था और उनका लाभ उठाया था। बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने दरबार में खुलेआम ये कहा कि अब माहौल बदल गया है, यदि कोई सचेत न हुआ तो सजा अपरिहार्य होगी। कुछ लोगों ने उसे आलोचना की तरह सुना, पर कुछ घबराए भी। बीरबल की चाल काम कर रही थी। लोगों के चेहरे बदल रहे थे और भय की एक हल्की सी धुंध महल पर छा गई। पर उसी समय बीरबल ने कुछ और कदम उठाए। उन्होंने शेख अमीर के संपर्कों को बंद करना शुरू किया और उसके तंबाकू वाले ठिकाने पर जासूस भेजे। उन जासूसों ने देखा कि ठिकाने पर कुछ अजीब पैकेट आ रहे हैं, छोटे छोटे पन्नों में बंद संदेश जिन्हें एक विशेष तरह के तेल के साथ चिकना करके भेजा जाता था ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें और तलिए जैसे तले हुए व्यंजनों में छुप कर मिल सके। ये तरीका इतना सरल था कि कोई शक नहीं कर सकता था। तेल और मसाला सब कुछ ढक देते थे। अब बीरबल के पास साक्ष्य आ चुकी थी, पर फिर प्रश्न उठा, आखिर इस सबका मास्टरमाइंड कौन था? उन्हें पता था कि बड़ी चाल वही चल सकता है जिसका दायरा महल तक फैला हो, कोई जिसे राजकीय सूचनाएं भली भांति मालूम हो। धीरे धीरे बीरबल की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो हमेशा दरबार के किनारे किनारे घूमता था। एक वृद्ध और शांत दिखने वाला व्यक्ति, नाम था मियां करीम।
वो अक्सर अपने छोटे से बस्ता में सुगंधित दवाइयां और बुने हुए पत्ते बेचता था। मियां करीम एकदम साधारण दिखता पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक तरह की सजगता जो किसी के भी अनदेखे कामों को देख लेती थी। बीरबल ने उसकी तरह तरह की बातों को जोड़ा और पाया कि मियां करीम के पास अक्सर वे सेवक आते जो महल के अंदर के छोटे मोटे काम करते थे। उसने कभी पकवान न बनाया, पर वो जानता था कैसे लोगों के मन में दालांसा होकर उनकी हल्की सी शिकायतों को सुनकर उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। बीरबल ने मियां करीम को अपने पास बुलाया, पर सीधे पकड़ने की जगह उन्होंने हल्के शब्दों में उसके साथ बातचीत की। मियां करीम, बीरबल ने मुलायम आवाज में कहा, तुम्हारा कारोबार ताबीज और दवाओं के साथ अच्छा चल रहा है, पर क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारे पास जो बातें आती हैं उन पर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? मियां करीम ने पहले तो मजाक में टाल दिया, पर फिर उसकी आंखें झपकने लगी। कोई चीज उसे बेचैन कर रही थी। बीरबल ने फिर कहा, हम सब यहाँ अपने अपने हिस्से से जुड़े हैं, पर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देते हैं। यदि तुम सच बताओगे तो तुम्हें संरक्षण और मुक्ति दोनों मिलेंगी, पर झूठ में पड़कर कोई अपने आप को बड़ा नहीं बनाता। उस रात मियां करीम रात भर नहीं सोया। उसकी यादों की परतें धीरे धीरे खुलती चली गई। उसने स्वीकार किया कि उसने शुरू में केवल कुछ छोटी छोटी बातें साझा की थी, पर वो बात कब तुले भरी लकीर बन गई, ये उसे समझ में नहीं आया। साथ ही उसने ये भी बताया कि उन तमाम खबरों के पीछे एक नाम और था। महल के भीतर एक पुराना मंत्री जो सत्ता की चाह में अंधा हो चुका था, जिसने छोटे छोटे संकेतों की कीमत जान ली और उन्हीं संकेतों से बाहरी लोगों को आकर्षित किया। मियां करीम के खुलासे ने बीरबल के सामने एक नया नक्शा खोल दिया। अब समस्या महल के भीतर भी थी, पर उस समस्या की जड़ अधिक गहरी और खतरनाक थी। बीरबल ने साहस से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले अकबर को सारी बात बताई और अकबर ने, जो न्याय और धैर्य के पक्के थे, तुरंत उस मंत्री की निगरानी की आज्ञा दी। मंत्री, जिसने नाम और पद दोनों हासिल कर रखे थे, शुरुआत में तो बेगुनाही का नाटक कर रहे थे, पर बीरबल की सूझबूझ ने उनका चेहरा पढ़ लिया था, और जब उन्होंने अपनी चालों के तार छिड़ने लगे तो उनका आचरण नीचे गिरा। आखिरकार साक्ष्यों के आगे वो मंत्री पस्त हो गए और अपना अपराध स्वीकार करने को मजबूर हुए। उन्होंने ये स्वीकारा कि राज्य में सत्ता पाने के लालच ने उन्हें सरकार की नीतियों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का सोच बनाया था। इस सारी गुत्थी के फंसते ही महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, पर वो सन्नाटा आंखों के बजाय समझ में उभरा। लोगों ने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातें, जिन्हें वे कभी हल्की समझते थे, कितना बड़ा असर कर सकती है। अकबर ने उस मंत्री को दंडित किया, पर साथ ही उन्हें सुधरने का अवसर भी दिया, क्योंकि अकबर की नीतियां सख्त पर दयालु थी। मियां करीम, हाजी गुलाम और अन्य जिनका धोखा लिया गया था, उन्हें राज की ओर से संरक्षण और मदद दी गई ताकि वे फिर कभी ऐसे जालों में न फंसे। हाजी गुलाम को यह समझ आ गया कि उसकी छोटी गलती ने कितने बड़े तूफान को बुला लिया, पर बीरबल ने उसे समझाया कि बड़ापन करने का सही तरीका सच्चाई का सामना करना और अपने किए की भरपाई करना है। कई महीनों की तपस्या के बाद महल में फिर से वो शांति लौट आई जो कभी रही थी, पर बीरबल ने सबको एक सबक दिलाया कि खबरों और शब्दों की कदर करो, उन्हें हल्के में नहीं लो। उसने कहा, सूचना बड़ी ताकत है, पर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि हम अपनी आवाजों को संभाल कर रखेंगे तो राज्य सुरक्षित रहेगा। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, हमने समझ लिया, पर याद रहे कि सच्चा दुश्मन वो नहीं जो तलियों पर छिप कर आता है। सच्चा दुश्मन वह है जो तुम्हारे बीच बैठकर सच्चाई को बदल दे। समय के साथ उस दिन की घटना एक दंतकथा बनकर दूर दूर तक फैल गई कि किस तरह बीरबल ने तले जासूस की चाल को पकड़कर महल की इज्जत बचाई। मंदिरों और चौपालों में लोग अकबरी दरबार की बात करते और बतलाते कि कैसे छोटे छोटे संकेत
और छोटी छोटी अदाएं किसी भी व्यवस्था को हिला सकती है। पर बीरबल, जो हमेशा विनोद और सादगी में जीते थे, कहते रहे, सच को छुपाना आसान नहीं, पर सच को समझना जरूरी है। और अकबर, जो हर सभा में न्याय और मानवता का दीपक जलाते थे, कहते कि हमेशा आखिरी फैसला सोच समझ कर करो, और अपनी रसोई, अपने हलवाई और अपने छोटे से दुकान को भी नजरअंदाज मत करो। इस तरह महल की दीवारों पर फिर से शांति छा गई। पर उस दिन का एक अनदेखा असर रहा। हर कोई ये समझ गया कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही बड़ी विपत्तियों से बचाने वाला कवच है। हाजी गुलाम ने फिर से ईमानदारी से काम किया। मियां करीम ने अपना व्यापार बदलकर लोगों की दवा बनाने लगा, और शेख अमीर की लकीरें धुंधली पड़ गई। बीरबल ने उन सबको बैठाकर कहा, हम सब एक धागे से बंधे हैं। यदि धागा टूटेगा तो चादर भी फट जाएगी। समय जब बीतता गया तो ये कहानी केवल महल की याद नहीं बनी, वो उस विचार की मिसाल बन गई कि कैसे चुप्पी और बातों का पालन पोषण दोनों ही महत्वपूर्ण है। लोग अब जानते थे कि किसी भी सूचना का स्रोत कितना महत्व रखता है, और जब भी कोई नया पकवान बाजार में आता, वे पहले कुछ सोचते, क्या ये सिर्फ स्वाद है या कोई संदेश भी। और जहां तक बीरबल की बात थी, वे अक्सर महल के आंगन में बैठकर एक कप चाय लेते और अपनी आंखों में एक हल्की सी शरारत लिए कह देते, दुनिया में जो भी चलता है वो अक्सर तलाश ही होता है, नजरों में नजर न आने वाला, पर स्वाद में गहरा असर छोड़ने वाला। अकबर हंसते और कह देते, बाकी तुम्हारी सूझबूझ से ही हम बचते हैं, पर अब हमें हर तले को समझकर ही खाना चाहिए। कहानी यही सिखाती है कि ताकत केवल बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सूचनाओं में भी छिपी होती है। और जब किसी ने उस ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहा, तो वही बुद्धि और समझ उसे उजागर कर देती है। राजमहल में फिर से नयापन आया। लोगों के मनों में एक नया सतर्क तनाव बसा रहा, पर वो तनाव सुरक्षा देने वाला था, न कि डराने वाला। और बीरबल, जो हर बार अपनी चुस्तमदार सूझबूझ से अकबर के राज्य को सजग रखते थे, इस बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने एक बार फिर से तले जासूस की चाल को रोका और सच्चाई की लौ को जलाए रखा। छा गई, पर उसी समय बीरबल ने कुछ और कदम उठाए। उन्होंने शेख अमीर के संपर्कों को बंद करना शुरू किया और उसके तंबाकू वाले ठिकाने पर जासूस भेजे। उन जासूसों ने देखा कि ठिकाने पर कुछ अजीब पैकेट आ रहे हैं, छोटे छोटे पन्नों में बंद संदेश, जिन्हें एक विशेष तरह के तेल के साथ चिकना करके भेजा जाता था, ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें और तलिए जैसे तले हुए व्यंजनों में छुप कर मिल सके। ये तरीका इतना सरल था कि कोई शक नहीं कर सकता था। तेल और मसाला सब कुछ ढक देते थे। अब बीरबल के पास साक्ष्य आ चुकी थी, पर फिर प्रश्न उठा, आखिर इस सब का मास्टरमाइंड कौन था? उन्हें पता था कि बड़ी चाल वही चल सकता है जिसका दायरा महल तक फैला हो, कोई जिसे राजकीय सूचनाएं भली भांति मालूम हो। धीरे धीरे बीरबल की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो हमेशा दरबार के किनारे किनारे घूमता था। एक वृद्ध और शांत दिखने वाला व्यक्ति, नाम था मियां करीम। वो अक्सर अपने छोटे से बस्ता में सुगंधित दवाइयां और बुने हुए पत्ते बेचता था। मियां करीम एकदम साधारण दिखता, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक तरह की सजगता जो किसी के भी अनदेखे कामों को देख लेती थी। बीरबल ने उसकी तरह तरह की बातों को जोड़ा और पाया कि मियां करीम के पास अक्सर वे सेवक आते जो महल के अंदर के छोटे मोटे काम करते थे। उसने कभी पकवान न बनाया, पर वो जानता था कैसे लोगों के मन में दालांसा होकर उनकी हल्की सी शिकायतों को सुनकर उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। बीरबल ने मियां करीम को अपने पास बुलाया, पर सीधे पकड़ने की जगह उन्होंने हल्के शब्दों में उसके साथ बातचीत की। मियां करीम, बीरबल ने मुलायम आवाज में कहा, तुम्हारा कारोबार ताबीज और दवाओं के साथ अच्छा चल रहा है, पर क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारे पास जो बातें आती हैं उन पर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? मियां करीम ने पहले तो मजाक में टाल दिया, पर फिर उसकी आंखें झपकने लगी। कोई चीज उसे बेचैन कर रही थी। बीरबल ने फिर कहा,
हम सब यहाँ अपने अपने हिस्से से जुड़े हैं, पर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देते हैं। यदि तुम सच बताओगे तो तुम्हें संरक्षण और मुक्ति दोनों मिलेंगी, पर झूठ में पड़कर कोई अपने आप को बड़ा नहीं बनाता। उस रात मियां करीम रात भर नहीं सोया। उसकी यादों की परतें धीरे धीरे खुलती चली गई। उसने स्वीकार किया कि उसने शुरू में केवल कुछ छोटी छोटी बातें साझा की थी, पर वो बात कब तुले भरी लकीर बन गई, ये उसे समझ में नहीं आया। साथ ही उसने ये भी बताया कि उन तमाम खबरों के पीछे एक नाम और था। महल के भीतर एक पुराना मंत्री जो सत्ता की चाह में अंधा हो चुका था, जिसने छोटे छोटे संकेतों की कीमत जान ली और उन्हीं संकेतों से बाहरी लोगों को आकर्षित किया। मियां करीम के खुलासे ने बीरबल के सामने एक नया नक्शा खोल दिया। अब समस्या महल के भीतर भी थी, पर उस समस्या की जड़ अधिक गहरी और खतरनाक थी। बीरबल ने साहस से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले अकबर को सारी बात बताई और अकबर ने, जो न्याय और धैर्य के पक्के थे, तुरंत उस मंत्री की निगरानी की आज्ञा दी। मंत्री, जिसने नाम और पद दोनों हासिल कर रखे थे, शुरुआत में तो बेगुनाही का नाटक कर रहे थे, पर बीरबल की सूझबूझ ने उनका चेहरा पढ़ लिया था और जब उन्होंने अपनी चालों के तार छिड़ने लगे तो उनका आचरण नीचे गिरा। आखिरकार साक्ष्यों के आगे वो मंत्री पस्त हो गए और अपना अपराध स्वीकार करने को मजबूर हुए। उन्होंने ये स्वीकारा कि राज्य में सत्ता पाने के लालच ने उन्हें सरकार की नीतियों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का सोच बनाया था। इस सारी गुत्थी के फंसते ही महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, पर वो सन्नाटा आंखों के बजाय समझ में उभरा। लोगों ने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातें, जिन्हें वे कभी हल्की समझते थे, कितना बड़ा असर कर सकती है। अकबर ने उस मंत्री को दंडित किया, पर साथ ही उन्हें सुधरने का अवसर भी दिया, क्योंकि अकबर की नीतियां सख्त पर दयालु थी। मियां करीम, हाजी गुलाम और अन्य जिनका धोखा लिया गया था, उन्हें राज की ओर से संरक्षण और मदद दी गई ताकि वे फिर कभी ऐसे जालों में न फंसे। हाजी गुलाम को यह समझ आ गया कि उसकी छोटी गलती ने कितने बड़े तूफान को बुला लिया, पर बीरबल ने उसे समझाया कि बड़ापन करने का सही तरीका सच्चाई का सामना करना और अपने किए की भरपाई करना है। कई महीनों की तपस्या के बाद महल में फिर से वो शांति लौट आई जो कभी रही थी, पर बीरबल ने सबको एक सबक दिलाया कि खबरों और शब्दों की कदर करो, उन्हें हल्के में नहीं लो। उसने कहा, सूचना बड़ी ताकत है, पर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि हम अपनी आवाजों को संभाल कर रखेंगे तो राज्य सुरक्षित रहेगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमने समझ लिया, पर याद रहे कि सच्चा दुश्मन वो नहीं जो तलियों पर छिप कर आता है। सच्चा दुश्मन वह है जो तुम्हारे बीच बैठकर सच्चाई को बदल दे। समय के साथ उस दिन की घटना एक दंतकथा बनकर दूर दूर तक फैल गई कि किस तरह बीरबल ने तले जासूस की चाल को पकड़कर महल की इज्जत बचाई। मंदिरों और चौपालों में लोग अकबरी दरबार की बात करते और बतलाते कि कैसे छोटे छोटे संकेत और छोटी छोटी अदाएं किसी भी व्यवस्था को हिला सकती है। पर बीरबल, जो हमेशा विनोद और सादगी में जीते थे, कहते रहे, सच को छुपाना आसान नहीं, पर सच को समझना जरूरी है। और अकबर, जो हर सभा में न्याय और मानवता का दीपक जलाते थे, कहते कि हमेशा आखिरी फैसला सोच समझ कर करो और अपनी रसोई, अपने हलवाई और अपने छोटे से दुकान को भी नजरअंदाज मत करो। इस तरह महल की दीवारों पर फिर से शांति छा गई, पर उस दिन का एक अनदेखा असर रहा। हर कोई ये समझ गया कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही बड़ी विपत्तियों से बचाने वाला कवच है। हाजी गुलाम ने फिर से ईमानदारी से काम किया। मियां करीम ने अपना व्यापार बदलकर लोगों की दवा बनाने लगा और शेख अमीर की लकीरें धुंधली पड़ गई। बीरबल ने उन सबको बैठाकर कहा, हम सब एक धागे से बंधे हैं, यदि धागा टूटेगा तो चादर भी फट जाएगी। समय जब बीतता गया तो ये कहानी केवल महल की याद नहीं बनी, वो उस विचार की मिसाल बन गई कि कैसे चुप्पी और बातों का पालन पोषण
दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। लोग अब जानते थे कि किसी भी सूचना का स्रोत कितना महत्व रखता है, और जब भी कोई नया पकवान बाजार में आता, वे पहले कुछ सोचते, क्या ये सिर्फ स्वाद है या कोई संदेश भी। और जहां तक बीरबल की बात थी, वे अक्सर महल के आंगन में बैठकर एक कप चाय लेते और अपनी आंखों में एक हल्की सी शरारत लिए कह देते, दुनिया में जो भी चलता है वो अक्सर तलाश ही होता है, नजरों में नजर न आने वाला पर स्वाद में गहरा असर छोड़ने वाला। अकबर हंसते और कह देते, बाकी तुम्हारी सूझबूझ से ही हम बचते हैं, पर अब हमें हर तले को समझकर ही खाना चाहिए। कहानी यही सिखाती है कि ताकत केवल बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सूचनाओं में भी छिपी होती है। और जब किसी ने उस ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहा, तो वही बुद्धि और समझ उसे उजागर कर देती है। राजमहल में फिर से नयापन आया